लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेन, राइट? स्ट्रेन पढ़ा हम यस लोगों ने सर। लास्ट क्लास में। यस सर। स्ट्रेन पढ़े, स्ट्रेन के पार्ट्स पढ़े, कैसे कैसे स्ट्रेन यस सर। होता है। टेंसाइल स्ट्रेन होता है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है। ये ये आपको स्ट्रेन। बताया था कि कैसे कैसे मेजर करते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमें इलास्टिसिटी पता है क्या होती है, इलास्टिक लिमिट बता दी आपको क्या होती है। इलास्टिक लिमिट क्या है कि मैक्सिमम लोड up to which a material can behave as a elastic material. But if we remove that maximum load, the material or the specimen will get its original shape. अगर आप वो लोड हटा देते हो तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ओरिजिनल शेप कैसे पता लगेगा? आप स्ट्रेस मेजर कर सकते हो? नहीं। आप किससे निकालोगे मेजरमेंट? फिजिकल मेजरमेंट आपको क्या रहता है? स्ट्रेन ही रहता है। आप स्ट्रेन से ही बताते हो कि भाई स्ट्रेस कितना है, क्योंकि स्ट्रेन आप मेजर कर सकते हो, स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप लोड के थ्रू जाके स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेस मेजर नहीं होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, मैंने उस इलास्टिक कर्व में 2 पॉइंट बताए थे, ये बता रहा था मैं। एक पी पॉइंट बताया था, ई पॉइंट बताया था। पी पॉइंट तक मैंने क्या बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ई तक तो हमारा रहता है कि भाई लोड वापस आ जाएगा, मतलब लोड हटाएंगे तो मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। पी तक क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कौन सा लॉ कहता है? आपने पढ़ा भी होगा शायद। ये कहता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको पता है मैथ्स में पढ़ा हुआ एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है, उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। सर अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के लेते हैं ना? के भी लेते हैं, ई भी लेते हैं, जी भी लेते हैं, डिपेंड करता है कौन से स्ट्रेन की बात हो रही है, कौन से स्ट्रेस की। ओके जनरली सर। यहाँ पे जो आता है वो सिग्मा यूज करते हैं तो ई आता है, ई इंटू एप्सिलॉन। ये ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने बात कर ली। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहती है? तीन टाइप के कांस्टेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल, जो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ई निकालना है। ई क्या होगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ई तो होगा इस इक्वेशन से देखें तो।
एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होता है, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसी के रिस्पेक्ट में टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? सर फोर्स पर मीटर। न्यूटन न्यूटन पर मीटर। और स्ट्रेन की सर स्ट्रेन वो होता है यूनिटलेस। डायमेंशन लेस के थ्रू यूनिट लेस होता है, तो ई की यूनिट क्या आ गई मॉडुलस इलास्टिसिटी की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे को ये बताएगा, एक न्यूटन में कितने किलो न्यूटन होता है? सर 1000 न्यूटन, सॉरी सर 1000 किलो होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच किलो न्यूटन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? सर 1 होगा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 1 by किलो न्यूटन। 1000। जिसने भी बोला ये होगा। सर शायद 0.001 होगा। माइनस 0.001। 10⁻³ बिल्कुल परफेक्ट, बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 यस और सर। 10⁻³ किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही एम में होगा, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वहां पे नॉर्मल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये सारे जो पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। क्या बोला? शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। राइट। हम लोगों ने क्या, स्ट्रेन भी 3-4 टाइप के पढ़े, वैसे ही स्ट्रेस भी होते हैं। अब इन सब के रेशियोज अलग अलग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बाई पाई। ऐसे ही एक बल्क मॉडुलस होता है। देखो बेटा, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर ही होगी, क्योंकि शियर स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है। शियर स्ट्रेस की भी यूनिट हमारी न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ये जो मैं यूनिट का बता रहा हूँ ना, ये ध्यान रखिएगा, आगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूनिट का ही गेम होता आधा। वो पूछेगा आपसे, मुझे चाहिए एमपीए में आंसर, और सारी फोर्स बारे सारे डायमेंशन ऐसा यूनिट में दे रखी होंगी, तो आपको कन्वर्ट करके उसमें आंसर रिप्रेजेंट करना है। क्या आ गया बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलें, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जी किससे डिफरेंट होता है? सिग्मा से, तो ये एप्सिलॉन वी से। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस ही है, मैंने लिखा नहीं है। इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेन टू द नॉर्मल longitudinal strain, normal stress to longitudinal strain।
ठीक है, एक और टर्म आता है, आपके पास स्ट्रेंथ कितने टाइप के होते हैं, आपने ये पढ़े कि टेंसाइल, कंप्रेसिव, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। ये नेचर हो गया कि भाई ये लेंथ ऑफ स्ट्रेन कम हो रही है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन कम हो रही है, बढ़ रही है, वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, शियर में क्या चेंज आ रहा है। अब ये स्पेसिमेन है, इसको आपने स्ट्रेस लगाया, फुट लगाया, अब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, होगी। अब क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही, तो अब वॉल्यूम, जब अगर आप बताओ लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्रॉस सेक्शन या फिर लेटरल डायमेंशन कम होगी या नहीं होगी? सर क्रॉस सेक्शन कम होगा। कम होगा। अब जब कैलकुलेशन करते हैं तब हम इतना नहीं देखते, क्योंकि नेग्लिजिबल अगर आप उसको कंसीडर करके भी करोगे तो नेग्लिजिबल चेंज आता है, मगर एक्चुअल में वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, वॉल्यूम सपोज इसका है V इक्वल्स टू एल बी एच, ठीक है। अब आपने कहा कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ लोगे डेल्टा एल प्लस एल, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ये V, अब ये बढ़ गया तो अदर डायमेंशन को कम होना पड़ेगा। एच में कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ओवरऑल वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो लेटरल डायमेंशन कम होती है, ठीक है, हमेशा ही। अगर मटेरियल कोई एक्सेप्शन नहीं है, कॉर्क कॉर्क में नहीं होता है ऐसा, ह्यूमन टिश्यू में नहीं होता है, ह्यूमन टिश्यू जो होती है एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिटरल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा डेल्टा एल, ये डेल्टा एल बाई टू, डेल्टा एल बाई टू लो, तो जो डेल्टा एल टोटल चेंज इन लेंथ आएगी। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया, डेल्टा ओवर एल, इसको हम करते हैं सिग्मा एल से रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा। अब लेटरल स्ट्रेन की बात करें, अगर हमने स्क्वायर शेप ले लिया तो उसकी डेल्टा बी ओवर बी, ये हो गया, डेल्टा एल ए, डेल्टा एल ओ, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम इसका रेशियो लें, ठीक है, रेशियो लें, लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा सिंबल होता है, एक बार बुक में देख लेना। इसको 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नल आपको स्टैंडर्ड बुक्स में ये मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं देखा जाता है पॉइजन्स रेशियो, स्पेलिंग ध्यान रखना। और ये हर एक मटेरियल का सेम रहता है, हर एक मटेरियल मतलब मटेरियल एक टाइप के मटेरियल का सेम रहता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सैंपल। ये आपका
एक 50 मीटर का बीम हो या फिर 5 mm का छोटा सा सैंपल हो, उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज। ठीक है, आप छोटा सा सैंपल पर टेस्ट करके सेम पॉइजंस रेशियो बड़े बड़े बीम के लिए यूज कर सकते हो कि अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इतना आ रहा है तो लेटरल स्ट्रेन कितना होगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसे ही ये जो जी ई बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, ये भी एक मटेरियल के लिए, एक टाइप के मटेरियल के लिए सेम होता है। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आते, तभी इसको मटेरियल प्रॉपर्टी कहते हैं, ना कि सेक्शनल प्रॉपर्टी। देखिए, अब आपने कितने इलास्टिक कांस्टेंट या फिर कितने कितने टाइप के कांस्टेंट्स पढ़े, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। एक हो गया ई, एक हो गया जी एंड के। ठीक है, ये तीन हो गए। तो आपने पढ़े तीन टाइप के कांस्टेंट, और क्या पढ़ा, पॉइजंस रेशियो। सर। हाँ बेटा, बोलो बेटा। जी सर, कोई ना ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है, पर्सनल में मैसेज कर रहा है। कौन सिद्धार्थ मोहन। बेटा? यहाँ पे तो रिक्वेस्ट करेगा तभी तो ज्वाइन करेगा, यहाँ पे आ कहाँ रहा है बेटा, देखिए आप। ओके सर। अगर उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही तो फ्लाइट मोड ऑन करके एक बार ज्वाइन करें। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ रहे थे इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने पढ़े। अगर कई बार ऐसा होगा कि आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी का आपको इलास्टिक कांस्टेंट में ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है और पॉइजंस रेशियो पता है, तो आपसे पूछा है इस मटेरियल का मुझे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताओ। क्या बताओ? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप मॉडुलस कह रहे ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसके कुछ रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं कि आपको कोई भी दो प्रॉपर्टी, दो मटेरियल प्रॉपर्टीज बताएं तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके में डेरिवेशन नहीं है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप बता दे रहा हूँ कि क्या होते हैं। इसमें जी होता है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको न्यू बोलते हैं। क्या हो गया? अगर आपको पास इलास्टिसिटी पता है, रिजिडिटी आप इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हो। अब इस रिलेशनशिप को देख के आपको क्या लग रहा है, जी की वैल्यू बड़ी आएगी या ई की वैल्यू बड़ी आएगी? सर ई की वैल्यू। बड़ी आएगी ना, यस सर। क्योंकि वो डिवाइड में जा रहा है। आप मॉडल पॉइजंस रेशियो का जो रेंज होता है वो जनरली आपका लाई करता है 0.12 से लेके 0.24 या 4 तक जाता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो आप कोई भी चीज 1+2 भी मान लो, 1+2 इंटू 2.4 हो गया। 2.4 होने के बाद अब ये डिवाइड में जाएगा तो उसको कम कर देगा। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप जब क्वेश्चन करोगे, जब कोई जेई वेई टारगेट कर रहा है, तो ये तरीका होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। कई बार जी की वैल्यू इतनी ई से ज्यादा दे रखे होंगे, तीन ऑप्शन एक कम दे रखा हुआ, और कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट होगी कि आप कर नहीं पाओगे बाय हैंड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता वहां पे। तो वहां पे यही दिमाग में रखना है कि जी की वैल्यू हमेशा कम आती है ई से, तो आपको वो ऑप्शन पहले एलिमिनेट करने की जो ज्यादा है।
ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा, अब दूसरा रिलेशनशिप आता है k इक्वल्स टू e प्लस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2। ये आ गया k का रिलेशनशिप। k क्या है? बल्क मॉडुलस। e क्या है? इलास्टिक मॉडुलस। न्यू क्या है? पॉइसंस रेशियो। ये हमने यहाँ पे बता रखा है। इसको 1/m से भी आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, उसमें लोड नहीं लेना, मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये दो स्टैंडर्ड यूज होते हैं, 1/m और न्यू। तो आप ये ध्यान रखना कि न्यू की वैल्यू हमेशा 0.5 से कम ही आएगी। न्यू की वैल्यू, ठीक है, और 0 से बड़ी होती है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी होती है। इसकी वैल्यू दे रखी थी m की, तो m की वैल्यू आपको दे रखी होगी 4 से 5 3 के बीच में। तो ये मत भूलना कि न्यू नहीं रखनी, आपको 1/n की वैल्यू रखनी है। कितनी अगर 4 ले रहे तो 0.14 0.25 रखोगे, यहाँ पे 4 मत रख देना। ध्यान रखना ये चीज। न्यू क्या है? 1/m। 1/m, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और न्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन 0.5 होती है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई m दे दिया है तो सर ने बताया तो m, और उसमें कुछ वो ही नहीं पता, क्योंकि पॉइजन रेशियो का भी 0.5 से ऊपर हो ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे ह्यूमन टिश्यू बताया था। ठीक है, अगर आपके पास पॉइजन रेशियो ही नहीं दे रखा हो और आपसे पूछा जाए बाकी की दो प्रॉपर्टी दे रखी हो कोई भी, तो आपसे तीसरी प्रॉपर्टी मांगी जाए तो आप तीसरा रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। E इक्वल्स टू, अगर E नहीं दे रखा, K और G दे रखे हैं, तो ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। अगर अच्छा ही बताओ, आपको मैं ये वाला रिलेशनशिप ना दूं, ठीक है, आपको पॉइजन रेशियो भी नहीं पता, ठीक है, आपको G और K पता है, इस वाली इक्वेशन यूज करने के लिए आपको G और K पता है, न्यू नहीं पता, कि ये रिलेशनशिप आपको ना गिवन हो तो आप निकाल लोगे। यस सर, निकल जाएगा। क्यों? आपको बाकी के यस दो सर। दो इक्वेशन याली दो इक्वेशन पता है। आप यस इसमें सर। दो इक्वेशन, दो अननोन क्या है? ई और न्यू। पुट कर देंगे जी सर। हाँ, मगर ये चीज जो रिलेशनशिप लिखवाया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। कई आप वहां पे दो इक्वेशन तो सॉल्व करोगे नहीं, 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन करना है, इसलिए बता दिया। ये एक रिलेशनशिप भी होता है, डायरेक्ट आपको याद है, स्ट्राइक कर गया। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्ट, ये क्वेश्चन, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन ई जी के इज करेक्ट, ये होती है। ठीक है, यहाँ तक ओके किसी सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा माइल्ड स्टील का, ठीक है, उसमें उसमें हमारे पास हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे। प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट पढ़ा था, पी, इलास्टिक पॉइंट पढ़ा था, ई, यील्ड पॉइंट पढ़ा था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट पढ़ा था, और रप्चर पॉइंट पढ़ा था। रप्चर पॉइंट जहाँ पे वो सैंपल टूट जाए, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया था। ये जो पॉइंट है, ये रप्चर पॉइंट कहलाता है। रप्चर पॉइंट कह लो, रप्चर स्ट्रेंथ कह लो, फिर ये कह लो। ठीक है, तो अब जब हम मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, मटेरियल को हम डिजाइन कर रहे हैं या किसी मटेरियल से हम कोई अपना
स्पेसिमेन कोई एलिमेंट ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो हम कितना स्ट्रेस उसमें अलाउ करें। मतलब आप सपोज इसको एक बार ध्यान रखना कि ये कैसे कर, ये आप लोगों ने पढ़ा ऐसे में बनाना सीखा नहीं सीखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये बहुत बेसिक कर्व है, आप किसी भी इंटरव्यू कहीं भी जाओगे ये बनवाता ही बनवाता है। इसको बनाने का तरीका देख लो, मतलब कैसे बनता है एकदम। एक बार फ्री हैंड बनाना आ जाएगा तो बेहतर रहेगा, इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहो तो कर लेना। ये पॉइंट पढ़ा था सर मैं। प्लास्टिक ये 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 पढ़ा, ये पॉइंट। अगर हम यहाँ ये स्ट्रेंथ लेके डिजाइन कर दें, ठीक है, थोड़ा सा भी कोई एक्सीडेंटल स्ट्रेस आ गया, सपोज विंड की स्पीड बढ़ गई, कोई नीचे एक्सीडेंट हुआ तो कोई गाड़ी इम्पैक्ट लोड दे गई, तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए इसको स्ट्रेस गेन कितना चाहिए, बहुत माइनर सा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस गेन हुआ तो ये कहाँ पे आ जाएगी, यील्डिंग में। तो आपकी जो बिल्डिंग है उसका डिफॉर्मेशन एक्सेसिव हो जाएगा। अब बिल्डिंग में एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या है, वो सर्विसेबल नहीं रहती है। तो जो हम परमिसिबल स्ट्रेस, जो अलाउएबल स्ट्रेस रखते हैं, और टेक्निकल वर्ड में बात करें वर्किंग स्ट्रेस जो रखते हैं, वो काफी नीचे रखते हैं। ये रखते हैं सिग्मा डब्ल्यू, रख लो उसको। सिग्मा डब्ल्यू का मतलब है कि आपका इतना वर्किंग स्ट्रेस रहेगा। अगर कोई सपोज एक्सीडेंटल लोड आया तो स्ट्रेस यहाँ तक इंक्रीज होगा, तब भी एक्सीडेंटल लोड क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए लगा फिर हट गया। अब गाड़ी इम्पैक्ट मारी, एक्सीडेंट हुआ, टकराई, अब परमानेंटली तो उसमें थोड़ी लगी रहेगी। अब एक्सीडेंटल रिमूवल वाले आएंगे, उस गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। अब विंड चली, आपकी विंड स्पीड बढ़ गई, अब ये थोड़ी थ्रू आउट द ईयर वही रहेगी। एक्सीडेंटल लोड की वजह से विंड की कुछ परसेंट स्पीड चेंज हुई, कुछ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से फिर कुछ समय बाद वो अपने नॉर्मल में आ जाएगी। तो स्ट्रेस इंक्रीज हुआ यहाँ तक क्या है इलास्टिक लिमिट। अगर वो लोड रिमूव हो गया तो वो ओरिजिनल स्ट्रेस पे आ जाएगी, तो हमारा मटेरियल सेफ रहेगा, तो उसमें यील्डिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए, वर्किंग स्ट्रेस को इंश्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS। क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका जो अल्टीमेट लोड होता है, यहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। अब अल्टीमेट लोड भी दो टाइप के होते हैं। आप मटेरियल में यील्डिंग अलाउ करने देना चाह रहे हैं तो ये वाला अल्टीमेट लोड कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर आप यील्डिंग अलाउ नहीं करना चाहते हैं कि आपका मटेरियल यील्ड ही ना करे, तो आपके लिए अल्टीमेट लोड ये हो जाता है, या यील्ड लोड कह लो। कोई भी, कोई सा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का डिजाइन है, यील्ड स्ट्रेंथ डिजाइन है या फिर इलास्टिक डिजाइन है। इलास्टिक डिजाइन में यही अल्टीमेट लोड होता है, आपका प्लास्टिक डिजाइन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट इफेक्ट। अब आपका वर्किंग लोड, वर्किंग स्ट्रेस क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, या फिर वर्किंग लोड लिख लो, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, अल्टीमेट लोड और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड और स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका मटेरियल में यूज होता है कि अल्टीमेट लोड मतलब जिस पे मटेरियल आपका फेल हो जाए।
अब ये तो आप माइल्ड स्टील की बात कर रहे हो, उसमें कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। कंक्रीट में तो एक ही पॉइंट होगा, बाकी जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें सब सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा, अभी टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए, उसमें आगे एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके सर। ठीक है।